तृतीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र भारत का भूगोल। भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पहले उच्चावचीय स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन किया। आज भारतवर्ष के द्वितीय भौतिक स्वरूप धरातलीय स्वरूप उत्तर का विशाल मैदान विषय पर चर्चा करेंगे। द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण ही इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। गंगा और सिंधु नदियों के मुहानों के बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अकेले रावी एवं सतलज के किनारे से लेकर गंगा के डेल्टे तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर होती है। यह 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। आसाम में जाकर यह मैदान थोड़ा संकरा हो जाता है। वहाँ पर इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर के मध्य रह जाती है। पश्चिम की ओर यह मैदान चौड़ा होता जाता है और इसकी चौड़ाई लगभग वहाँ पर 500 किलोमीटर तक बैठती है। इसका कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल जिसका मैंने जिक्र किया, यह भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों वर्षों से नदियों द्वारा तलछट का निक्षेप करने से इस मैदान का निर्माण कांप मिट्टी की एक बहुत मोटी परत के द्वारा हुआ है। कांप मिट्टी की इस परत की मोटाई सब जगह पर एक सी नहीं है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर के आसपास है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच में है। यही भाग एक विशाल मैदान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की ओर गंगा और उसकी सहायक नदियां पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके पश्चिम की ओर सिंधु और उसकी सहायक नदियां अरब सागर में जाकर अपना जल उड़ेलती है। विशाल मैदान की मुख्य स्थलाकृतियाँ। उत्तरी मैदान संपूर्ण सपाट समतल है। सहारनपुर से कलकत्ता तक इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, औसत ढाल 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। जैसे जैसे हम इसके जल विभाजक से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये ढाल कम और मंद होता जाता है। बनारस से लेकर गंगा के डेल्टे तक का ये ढाल और भी कम होकर केवल 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। अधिकांश भूगोलवेताओं ने इसे सपाट और उच्चावच रहित फ्लैट और फीचरलेस मैदान मानने की प्रवृत्ति है, किंतु इस मैदान की कुछ अपनी विविधताएं हैं जिनका अपना एक विशिष्ट स्थान है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इस विविधताओं का क्रम और उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगड़ प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश, फिर है रेहड़ प्रदेश, फिर है छठा भूड़ प्रदेश और अंतिम है डेल्टाई प्रदेश। पहला भाबर। यह शिवालिक के गिरिपथ द फुट हिल्स ऑफ हिमालय रेंजेज ऑफ शिवालिक प्रदेश से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में एक सकड़ी पट्टी के रूप में है। गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी भारी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा करती हैं।
जिसमें पारगम्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी बड़ी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। यह भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। दूसरा है तराई प्रदेश। बाबर के ही दक्षिण में एक विशाल लंबी पट्टी के रूप में यह मैदान स्थित है। यहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट होती है। इसे तराई प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर अधिकांश भाग में दलदल स्थित है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश में अपेक्षाकृत छोटे हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। अधिक दलदल और नमी के कारण यहाँ पर घने वन और विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं। अब इसे साफ करके धीरे धीरे कृषि और मानव निवास के अनुकूल बनाया गया है। भाबर और तराई में अंतर ये यहाँ पर समझना आवश्यक है। मैदानी भाग होने के बावजूद भी दो प्रकार के विशेष भूदृश्य भौगोलिक दृष्टि से स्थानीय रूप में उपलब्ध होते हैं। पहला, भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपथ से फुटहिल से शुरू होकर सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जबकि तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में उसके साथ साथ उत्तर से दक्षिण की दिशा पूर्व को होते हुए अर्धचंद्राकार में फैला। भाबर प्रदेश की चौड़ाई जहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर है, वहीं पर तराई प्रदेश की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर के मध्य बैठती है। भाबर में भारी मात्रा में बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी जमाव और पारगम्य चट्टानी प्रदेश दिखाई देता है। वहीं पर तराई में बारीक कणों वाले जलोढ़ और वनों से ढका हुआ प्रदेश दिखाई देगा। भाबर प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है, जबकि तराई प्रदेश में नदियां धरातल के ऊपरी भाग पर दिखाई देती है। पानी की अधिकता और नदियों के बहाव क्षेत्र में दलदली क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। भाबर प्रदेश कृषि के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है, अप्रयुक्त भाग है, परंतु तराई इलाकों में वन प्रदेशों को साफ करके कृषि के योग्य बनाया जा रहा है। तो ये दो विशिष्ट भूदृश्य भाबर और आपका तराई प्रदेश। बांगड़ प्रदेश, यह भाग ऊंचा है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसकी ऊंचाई कहीं पर 30 मीटर है और ऊंचाई में उतार चढ़ाव एक प्रकार से सामान्य दृष्टि से देखने पर भाबर और खादर में बहुत ही कम प्रकार का अंतर दिखाई देता है। सतलुज के मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में बांगड़ क्षेत्र का विस्तार विशेष रूप से हुआ है। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश वह निचला भाग है जिसको हम खादरा बोलते हैं, निचला प्रदेश है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष वहाँ पर पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछा देता है, इसलिए यहाँ पर नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये बड़े उपजाऊ भाग होते हैं और कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खादर प्रदेश बालू और कंकड़ पत्थर से युक्त होता है, जहाँ पर भूमिगत जल का उत्तम संग्रह होता है। इन दोनों प्रदेशों के मध्य में एक विशेष अंतर है, उस अंतर को हमको समझना होगा। बांगड़ प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ एक ऊंचा भाग है, जबकि खादर नवीन मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है, निम्न प्रदेश है। बांगड़ प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जबकि खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और जलोढ़ की नई परत बिछ जाती है। यहाँ पर कंकड़ के नाम पर जो खादर प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश है, उसमें कंकड़ के नाम पर चूनायुक्त संग्रहणों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि यहाँ पर खादर में चीका मिट्टी का जो जमाव अधिक दिखाई देता है। बांगड़ प्रदेश जहाँ खेती के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, वहीं पर खादर प्रदेश में गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में बांगड़ प्रदेश को
घाया कहते हैं, जबकि पंजाब में इसी मैदान को, खादर प्रदेश को, बेट के नाम से पुकारा जाता है। ये इस प्रकार से 4 प्रकार के विशिष्ट भूदृश्य हम सब लोगों के सामने आते हैं। शेष बचे हुए 3 विशेष भूदृश्य, रेह, बांगड़ प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई होती है और वहाँ पर कहीं कहीं नमकीन परत, केमिकल्स यानी सारे रसायन जब जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो उसे रेहड़ और कल्लर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क प्रदेशों में ऐसी भूमि और ऐसे प्रदेश अधिक बहुतायत से दिखाई देते हैं। बूढ़, बांगड़ प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ पर अब कंकरीली मिट्टी नजर आती है। ऐसी भूमि को बूढ़ कहते हैं। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में बूढ़ का जमाव विशेष रूप से दिखाई देता है। और अंतिम है डेल्टाई प्रदेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टाओं का निर्माण किया है जो भारत और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में है, नया भाग बांग्लादेश में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही एक विस्तृत भूरूप है। दुनिया में सबसे बड़ा गंगा नदी का डेल्टा सुंदरबन अपने मैंग्रोव वृक्षों और विशेष प्रकार के फ्लोरा, फोना और पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कुल 7 बड़े विशिष्ट प्रकार के भूदृश्य इस उत्तर के मैदान में भू आकृतियाँ हमें दिखाई देती है। यह समझना और जानना आवश्यक है। यूँ संपूर्ण मैदानी भाग समतल है, अधिकतम जनसंख्या युक्त है, खेती के युक्त है, परंतु विशेष भूदृश्यों की वजह से इनकी अपनी अपनी महत्वता है। अगले बिंदु में हम विशाल मैदान का प्रादेशिक स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।